टेलिंग अबाउट एनालिसिस। आई थिंक सब बच्चों ने एससीएम पे काम किया हुआ है, पीएलएस यूजिंग जो सॉफ्टवेयर आप लोगों का पीएलएस है, तो मैं उसका आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाता हूँ एनालिसिस की। आई हैव रिकमेंडेड कि आप लोग अपने बेस पेपर्स यूज़ करो, इट विल बी बेटर, क्योंकि एक ही पेपर का फॉर्मेट सारे फॉलो करोगे, हो सकता है हर जगह वो फॉर्मेट अप्लाई या क्लिक ना करो। सो आई एम शोइंग यू वन फॉर्मेट, तो दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। इससे सिंपल तरीके भी होते हैं। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मैंने आप लोगों को एक और पेपर शेट शेयर किया था, आपको याद हो, उसका सिंपल फॉर्मेट था। मैंने मेंशन किया था कि जिनको प्रॉब्लम होगी वो सिंपल फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों ने अच्छी खासी मेहनत की है तो आई वुड एडवाइस यू कि वो ये वाला फॉर्मेट फॉलो करें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। दिस इज वन बेस पेपर जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था। अगेन ये कोई ऐसा पेपर नहीं है कि जो आंखें बंद करके आपको फॉलो करना है। इट्स जस्ट दैट कि इसकी प्रेजेंटेशन रिलेटिवली नाइस थी तो आई एम यूजिंग इट। तो एक दो स्टूडेंट्स हैं उनके अपने बेस पेपर काफ़ी डिसेंट थे, तो यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज कि देखो जब लिटरेचर पे आ रहे हैं ना, यू जस्टिफाई एवरीथिंग यू हैव डन। आपका जो हाइपोथेसिस है वो लिटरेचर से जस्टिफाई हो गए। All the hypothesis you have needs to be justified by the literature, and you need to use multiple citations. तो एक बंदा ने ये बोला, फलाने बंदे ने ये बोला, फलाने ने ये बोला, तीसरा ने बोला, जिसके बेसिस पे we can say कि this is our hypothesis। फिर आ गए जी फलाने बंदों ने ये बातें की जिसके बेसिस we can propose these hypotheses। तो I need proper citations, I need a good literature। एनालिसिस में सॉफ्टवेयर हर नत्थु फारू रन कर सकता है। एक मेट्रिक के बच्चे को आप सिखाओगे वो रन कर लेगा। द लॉजिक, द रेलेवेंस, द जस्टिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब द प्रॉब्लम हियर इज कि वी हैव वेरी लिटिल टाइम। ये चैप्टर 1, 2, 3 वी शुड हैव डन 2 months बैक। तो आई वाज अज्यूमिंग कि आप लोग कर चुके हो। जिन बच्चों ने नहीं किया तो प्लीज कीप दीस थिंग्स इन माइंड। जो जुगाड़ी काम नहीं करना, जुगाड़ी काम करोगे नेक्स्ट सेमेस्टर आप इसी काम को फाइनलाइज करोगे बैठे हुए। मेथडोलॉजी अगर आप अपने बेस पेपर की उठा तो दैट वुड बी गुड। अगर नहीं उठा तो ये भी आप देख सकते हो, ये जनरल बातें करेंगे। जो चीज़ें आपके पेपर से क्लिक नहीं कर रही वो आप मेंशन नहीं करोगे। यहाँ पे थोड़ी सी जनरल बात करें, देखो फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया, ये फैक्टर्स हैं, सो ऑन। फिर डेटा कलेक्शन में आएंगे, जी हमने फलाने लिक्विड्स के लिए उसके तय ये किया था, हमने फलाने ऑथर के पेपर से फलाने आइटम्स लिए थे। दिस मीन्स कि आपने जो डिफरेंट वेरिएबल्स के क्वेश्चंस लिए, क्वेश्चंस और आइटम्स, वो कौन कौन से आपने पेपर से लिए वो आप मेंशन करोगे यहाँ पे। तो ये कोई पूरा इसमें ये लिखा हुआ है, हमने रैंडम सैम्पलिंग की है, फलाना किया है। अब क्योंकि हम जब पेपर फॉर्मेट करते हैं हम लोग अलग अलग हेडिंग्स नहीं डालते। इफ़ यू वांट टू पुट हेडिंग्स यू कैन, मतलब सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो आप यूज़ कर रहे हो वो सब चीज़ आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। तो इफ़ यू लुक एट दीज पेपर्स, अपना बेस पेपर देखो, एक दो बच्चों को मैंने देखे थे बेस पेपर वो वेरी गुड। तो उन्होंने जो मैथडोलॉजी लिखी हुई है वो आप लोगों ने अपने पेपर के पर्सपेक्टिव से मेंशन करनी है। तो ट्राई टू फॉलो दीज wordings, because these wordings are technical, these are scientific, these are research based jargons। तो इनको आप यूज करोगे, this will add rigor to your research। जी अरूज बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। ये इसमें ना 500 लिया हुआ है ना सैंपल साइज, जी तो इस वाले से लिखा हुआ है, हमारा 100 था ना सैंपल आप साइज। 100 लिखोगे, डिपेंड करता है। तो आप अपना लिखोगी ना, मैं तो बोल रहा हूँ वर्डिंग्स ये होंगी, उसको अपने पेपर पे अप्लाई करेंगे। इधर लिखा हुआ है हमने 559 रिस्पॉन्सेज लिए थे, लेकिन हमने किस बेसिस में लिए थे तो इन्होंने प्रेजेंट किए थे, नीचे नेम लिखे हुए। सही है, लेकिन 100 की तो बात नहीं हो रही ना। मुझे ये लाइन अच्छी लगी थी इसलिए मैंने ये लिखा ये सब ना, जिन्होंने प्रेजेंट किए हैं वगैरह वगैरह। तो 100 के हवाले से क्या लिखे, सैंपल साइज 100 है तो वो गुड है। देखो अब दो गुड तो नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। एक जस्टिफिकेशन लिखी हुई है, सैंपल 50 इज कंसिडर्ड एज पुअर, ओके, 300 is considered as good and 500 is considered very good and sample 1000 is considered excellent। ये अकॉर्डिंग टू दीज ऑथर्स। अब आप ऑथर्स के नाम देखो, ये भी रजा है, जावेद है, हसन है, हमें नहीं पता कि कितने क्रेडिबल होंगे ये। एक चीज होती है सेंट्रल टेंडेंसी मेथड। आप नेट पे सर्च मारो 384 सेंट्रल टेंडेंसी मेथड सर्च करो तो एक टेबल बना हुआ आ जाएगा, दैट इज अ स्टैटिस्टिकली टेस्टेड टेबल।
उसमें शो होता है कि अगर आपको 95% एक्यूरेसी चाहिए, यू नीड अ सैंपल साइज ऑफ 384. But if you need a sample, if you need an accuracy of 90%, you need an accuracy, sorry, you need a sample size of 96. तो ये आप मल्टीपल तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो. एक तो आप ये जस्टिफिकेशन दे सकते हो जी, अकॉर्डिंग टू शरीफ एंड रजा एंड फलाना फलाना 50 इज कंसिडर्ड पुअर एंड 300 इज कंसिडर्ड गुड. उसके बाद आप उसकी जस्टिफिकेशन दो जी, 95% के लिए हम लोग को 384 चाहिए होता है और 90% के लिए हमें चाहिए होता है 96. So keeping in mind कि लॉकडाउन चल रहा था, कोविड के इश्यूज चल रहे थे, so we had to restrict our sample to 100 या 150 जो भी आपके आ रहे थे. So this was one of the limitations. But according to the central tendency method, it shows that even then our accuracy या our significance would be 90%. As a limitation, that is fine. तो 95 accuracy की जगह हमारी 90% आ रही है, which for the sake of this research would be acceptable. इस तरह आप justify कर सकते हो. जी, थैंक यू. मस्त है. सेंट्रल टेंडेंसी सर्च मारना, नहीं मिला तो बताना मुझे. जी सर. अच्छा, यहाँ पे देखो इन्होंने डेमोग्राफिक्स बताए पूरे पूरे. अगर आप ये चीज़ें स्टेक की ऐड करते हो, दिस विल ऐड सम मोर इंटरेस्टिंग फैक्टर्स टू योर रिसर्च. डाल दो तो अच्छा है. वही चीज़ें, इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा, इतने परसेंट ये थे, इतने परसेंट फलाने थे, फलाना फलाना. अब यहाँ पे आ रहे हैं मेजरमेंट मॉडल. अच्छा देखो, दिस इज अ टेबल विच यू विल नीड टू मेक. ये आपको मना मनाए नहीं मिलेगा. आपके पास 3-4 टेबल्स से आपको याद हो, ये आइटम्स हैं, इनकी लोडिंग्स हैं. आई विल ट्राई टू शो यू दैट फैक्टर. गिव मी 1 सेकंड. गाइस, जी मैंने एक पिक्चर खोली है जिसमें रेड और ग्रीन वैल्यूज है, नजर आ रही है आपको? यस सर. देखो, यहाँ पे क्रोनबेक अल्फा की वैल्यूज हैं, कंपोजिट रिलायबिलिटी की वैल्यू है, एवरेज वेरिएंस की वैल्यू है. तो उस पिक्चर में दिखा रहे थे कि क्रोनबेक अल्फा की वैल्यूज डली हुई है. तो आप इस टेबल से लेट से क्रोनबेक अल्फा की वैल्यूज डालोगे. फिर आप दूसरे टेबल्स पे देखोगे तो यहाँ पे टेबल्स में ये लोडिंग्स आ रही हैं फॉर एग्जांपल. तो अगर ये लोडिंग्स क्लिक करती हैं तो पुट दीस लोडिंग्स देयर. बट अगर आपको लगता है कि इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग एंड समथिंग लाइक दैट, तो आप चलो लोडिंग को छोड़ दो फॉर एग्जांपल. बट अगर डालोगी दिस विल ऐड मोर रिगर टू योर रिसर्च. अगर नहीं डालोगी तो थोड़ा सा रिगर कम होगा, बट ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा. सो यू विल बी ट्राइंग टू पुट values into this paper from different pictures which you have already taken. तो कोई आपने एक पिक्चर ली थी जिसके अंदर आपको लोडिंग्स मिल रही होंगी, किसी के अंदर क्रोनबेक अल्फा की वैल्यूज मिल रही होंगी, किसी के अंदर कंपोजिट रिलायबिलिटी की मिल रही होंगी, एंड सो ऑन. अब आप एक चीज देखो, ये ACS. सर जी जी बोले. थोड़ा सा जूम कर देंगे. जज़ाकल्लाह सर. अगर आप यहाँ पे देखो, दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ द वेरिएबल. ये EJS हमारा एक वेरिएबल है एंड देन वी हैव लेट्स से 4 क्वेश्चंस फॉर दैट. ये ECSR है, वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर दैट. तो अगर आप देखो, जब हम क्रोनबेक अल्फा निकालते हैं तो इट इज फॉर एन इंडिविजुअल वेरिएबल. तो एक वेरिएबल में हमारे पास 3 क्वेश्चंस है. 3 क्वेश्चंस के अलग अलग क्रोनबेक अल्फा की वैल्यूज नहीं आ रही, वो इस इंटायर वेरिएबल की क्रोनबेक अल्फा की वैल्यू आ रही है. इसी तरह कंपोजिट रिलायबिलिटी की भी जो वैल्यू आ रही है वो पूरे वेरिएबल की आ रही है. एवरेज वेरिएंस की जो वैल्यू आ रही है पूरे वेरिएबल की आ रही है. अलबत्ता जो लोडिंग्स है ना, वो इंडिविजुअल आइटम्स की आती हैं. तो व्हेन यू बी मेकिंग दिस टेबल, तो आप एक्सेल में बना सकते हो. आपको इसको मर्ज करके एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा, इसको मर्ज करके एक ब्लॉक करना पड़ेगा, या आप इंडिविजुअली रखोगे. So if you can make it something like this will add a lot of information. तो कोई पढ़ रहा होगा या कोई रिव्यू करेगा, बोलेगा अच्छा यार बच्चों ने काम किया है. ऐसी हवाई बातें नहीं की. आप पुराने पेपर्स उठाकर देखो, थीसिस उठाकर देखो, यहाँ के उसमें ऐसी डिटेल्स किसी की नहीं होती. उनका एक पेपर होगा जिसमें ये 3 वैल्यूज हो गई, रिग्रेशन के 2 अंडे बने हुए, आपका कंक्लूजन है, दैट्स इट. So if you want to show rigor into your research, try to add these things. ये लग जरा कॉम्प्लेक्स है, आप करने बैठोगे इट्स नॉट डिफिकल्ट. आपसे पहले पिछले सेमेस्टर वाले बच्चों ने ये काम किया है और बहुत अच्छा काम किया, नाम से इंप्रेस्ड. उसी के बाद फिर हमने डिसाइड किया था कि हम स्टूडेंट्स को PLS पे काम करवाएंगे.
इससे पहले क्या हुआ था, मैंने बच्चों का एनालिसिस रन किया था, उनको मैंने इनकी पिक्चर्स भेजी थी, तो बच्चों ने पिक्चर्स के ऊपर पिक्चर से इंफॉर्मेशन निकाल के फॉर्म में लेके आए थे, एंड दे डिड अ वेरी गुड जॉब, बिकॉज ऑफ व्हिच वी हैव स्टार्टेड टीचिंग टीएलएस टू स्टूडेंट्स नाउ। सो अपनी कोशिश करें थोड़ी सी, इतना मुश्किल काम नहीं है, आप काम करने बैठो तो हो जाएगा आराम से। एथिकल कंसिडरेशंस, आप यही चीजें देख सकते हो, क्या बातें करें, इफ दिस क्लिक्स ऑन टू यू, यू कैन यूज दैट, ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा, कीप वन थिंग इन माइंड, मैंने ये पूरा डाल दिया है अपना। बेहतरीन, सही है। अगर इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो आप पे क्लिक नहीं करती, यू कैन यूज द एंटायर थिंग, बिल्कुल सही है। अच्छा, इन्होंने देखें कि तो ये बातें सारी की सारी की हैं पुरानी वाली, ये मेथोडोलॉजी में डाल दी है। अगेन, इफ यू फॉलो दिस पेपर यू विल डू दिस। अगर आप अपना कोई बेस पेपर फॉलो कर रहे हो, आप उसका पैटर्न फॉलो करें। हो सकता है वो ये सारी चीजें चैप्टर 4 में डालें, डेटा एनालिसिस में। दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू टू फॉलो योर पेपर, बेस पेपर। अब इधर इन्होंने लोडिंग एंड कॉस्ट लोडिंग्स अलग से प्रॉपर डिटेल में डाली है। ये आपको याद होगा, ये कुछ पिक्चर्स आप लोग खींच रहे थे, ये वो टेबल है जिसमें 2 या 3 स्क्रीन में अलग अलग पिक्चर्स खींची थी, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर आप और से देखोगे, देखो यार ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन डालनी है यहाँ पे, इंटरप्रिटेशन इसकी छोटी सी है, कोई डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन नहीं है इसकी। देखो ये हेडिंग डाली है एंड रफली ये देखो 2 छोटे छोटे पैराग्राफ डाले यहाँ पे, कोई डिटेल्स नहीं है यहाँ पे, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ये टेबल 3 की बात करें, यहाँ पे टेबल 2 की बातें हो रहे हैं, तो वी हैव सिंपली टेबल 3 एंड टेबल 4। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो मेजॉरिटी आप डालोगे, अच्छा प्लीज कीप इन माइंड कि ये चीज बनाई है, ये इसने वैल्यूज एक्सेल पे बना के डाली है, आप पिक्चर नहीं इंसर्ट करोगे, यू विल ऐड दिस वैल्यूज इन एक्सेल एंड देन यू विल इंपोर्ट द टेबल। यहाँ पे थोड़ा सा जरा मेहनत करना कि चीज अच्छी लगे। तो ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, देखो ये वर्डिंग्स मनी बनाई है आपके पास, इसको आपने सबसे पहले जो एक कॉपी पेस्टेड फाइल है उसमें आप कॉपी पेस्ट करोगे, फिर जो दूसरी फाइल बना रहे हो उसमें अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करोगे। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है कंपाइल करो, कॉपी पेस्ट करके, एवरीथिंग शुड बी कंपाइल्ड। इन्फॉर्मेशन सारी डाली, ये मनी बना आपके पास टेबल होगा, उसमें से आपने ये वैल्यूज में डालनी पड़ेंगी। दैट इज द रीजन आप लोगों को मैंने ग्रुप में काम करना अलाउ किया है कि एक बच्ची या दूसरी बच्ची बैठ के ये इनको कंपाइल करना शुरू करते हैं, एक्सेल बनाना शुरू करते हैं, दूसरी बंदी राइटिंग स्टार्ट कर दे, तो इट विल बी रिलेटिवली डूएबल। ये फॉर्नल लार्टन क्राइटेरिया का एक मना है टेबल है पूरे का पूरा, आपको एज इज डालना है। इसके नीचे 2 या 4 लाइनें लिखनी होगी, टेबल 3 है तो यहाँ पे टेबल 3 की 2-4 लाइन है, ये मनी बनाए है। कैन बी सीन टेबल 3 डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी हैज बीन असेस्ड यूजिंग द क्रॉस लोडिंग एनालिसिस फलाना फलाना फलाना, ये फलाने डेट्स में से बताया था बंदा का ये वैल्यू लोडेड से हायर है, तो कंस्ट्रक्ट हमारा लेट्स से कंस्ट्रक्ट इज रेलेवेंट एंड नॉट रेलेवेंट व्हाटसोएवर। तो आपको ये मनी बनाई वैल्यूज डालनी है। आपको टेबल 5 में द वैल्यूज व्हिच आर लेस देन 0.85 which confirms the validity as per फलाना 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 it's available है यहाँ पर। तो ये मनी मनाई वैल्यूज हैं, आपने इसमें कोई अपनी तरफ से वैल्यूज नहीं डालनी है, आपने ये वैल्यूज यहाँ पे डालनी है टेबल, और ये मनी मनाई इंटरप्रिटेशन इसको आपने पहले कॉपी पेस्ट फाइल में कॉपी पेस्ट करोगे, फिर इसको अलग फाइल में पैराफ्रेज करोगे, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपका मेंटल इनपुट ज़्यादा नहीं चाहिए। यहाँ पे जो आपकी ख्वारी होनी है ना वो ये है कि किस जगह मैंने कहाँ से वैल्यूज उठा के कहाँ डालनी है, दैट इज इट। और जो ये जो आ रहा है टेबल, ये तो मना है। अगर आप, मैं एक मिनट देखता हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट ने काम किया था, हाँ गाइस मैंने स्क्रीन शेयर की है, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी की स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस यार ये देखो ये मना है, क्योंकि जो पेपर मैं आपको शो कर रहा हूँ दैट हैज अ मॉडल व्हिच इज रिलेटिवली बेसिक, तो उनकी जो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है इट इज स्मॉल। अब यहाँ पे क्योंकि वी हैव अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो हमारा जो टेबल है थोड़ा बड़ा है, तो आपको ये टेबल एज इज एक्सेल में बनाना है और डालना है बस। आपको इंडिविजुअल वैल्यू को इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है। तो समझना, आप ये बस एक्सेल में बना के डाल दियो, दैट्स इट, आपका यहाँ पे काम खत्म हो गया। तो सेकंड काम आपका क्या आएगा जब हम इंटरप्रिटेशन पाएंगे। इंटरप्रिटेशन ये हुई भी है, मनी मनी इंटरप्रिटेशन है, इसको आपको पहले कॉपी पेस्ट करना है और सेकंड पेपर में इसको पैराफ्रेज करना है, दैट्स इट। देखने में जब आओगे इट लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग आपको आइडिया होगा, विद इन द फर्स्ट 1 आवर आपको आइडिया हो जाएगा, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ये चीज़ बड़ी है, मनी मनाई चीज़ें, हमने बस वैल्यूज रखनी है यहाँ पे और नीचे उसकी इंटरप्रिटेशन को हमने मेंशन करना है।
इफ़ यू रिमेंबर मैंने आप लोगों को बताया था यार सिक वैल्यूज क्या होती है, 0.0 से कम हो, 0.0 से ज़्यादा होगी, ये होता है वो होता है, हम इंटरप्रेट आर वैल्यू को किस तरह करते हैं, फलाना करते हैं। When we are working on the base paper तो हमारा वो सारा टेक्निकल इनपुट rather लिमिटेड हो जाता है, हमें वो इतनी टेक्निकल चीज़ें ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? मेजॉरिटी इंटरप्रिटेशन हमारे पास हो ही नहीं है। यहाँ पे स्ट्रक्चर मॉडल है, आपने जो याद होगा हमने वैल्यूज पिक्चर्स उसके फ्रेमवर्क्स के हमने पिक्चर्स सेव की थी, अगर आपको याद हो तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। आई विल हाईली रिकमेंड कि वो एज एस पिक्चर यूज करनी है तो ऊपर कहीं कर लो, बट जब अपने चैप्टर 4 में या एनालिसिस में डालोगे आई वुड से मेक अ फ्रेमवर्क लाइक दिस। खुद एक वर्ड पे अच्छे से हालत में फ्रेमवर्क बनाओ एंड ऐड द वैल्यूज देयर इफ यू कैन डू दिस। क्योंकि लास्ट सेमेस्टर बच्चों ने एक काम किया था एंड दे डिड अ वेरी गुड जॉब इस तरीके से। एक दो बच्चों ने वही वैल्यूज जी बोले सर मतलब पिक्चर नहीं डाले जो हमने लिए यार। देखो क्योंकि लास्ट टाइम 2-3 बच्चों ने पिक्चर्स डाली थी और काफी बच्चों ने ये खुद बनाए थे, तो जिन बच्चों ने खुद बनाए थे दैट लुक वेरी नाइस, वो बहुत बेहतर लग रहे थे कंपेयर टू जिन बच्चों ने वही पिक्चर्स डाल दी थी। तो सर पिक्चर में ना क्लियर नहीं है वैल्यूज ना, मतलब कि वो सही दिख नहीं रही, इसलिए खुद बनाना ज्यादा सही है। एग्जैक्टली, तो इट वुड लुक नाइसर, इट वुड लुक मोर प्रैक्टिकल अगर आप खुद बना लोगे, तो खुद बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। और एंड में जो आपका जो एक्चुअल क्रस्ट आपकी जो रिसर्च का है वो ये है, दीज आर द टेबल्स जो कि आप डिस्कस करोगे नीचे चैप्टर 5 में अपने डिस्कशन के अंदर। तो जो टेबल ये डले हुए हैं अभी मैं बताता हूँ ये हैं क्या, इनकी पूरी डिस्कशन यहाँ पे, ये पूरी डिस्कशन इन्हीं की है। जस्ट कीप इन माइंड कि ये H1 की बात कर रहे हैं, ये वेरिएबल फलाना और वेरिएबल फलाना। आपका जो वेरिएबल 1 होगा, लेट्स से जी ई वर्ड ऑफ माउथ हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ब्रांड अवेयरनेस फॉर एग्जांपल, तो ये ई वर्ड ऑफ माउथ यहाँ पे आ गया, ब्रांड अवेयरनेस यहाँ पे आ गया, तो बाकी पूरी इंफॉर्मेशन वही है। अब ये बी क्या है, फलाना क्या है, आई विल जस्ट लेट यू नो राइट नाउ। आपने 2 टेस्ट रन किए थे, एक एल्गोरिथम रन किया था और एक बूटस्ट्रैपिंग रन की थी। एल्गोरिथम के अंदर आपको बीटा वैल्यूज मिली थी और बूटस्ट्रैपिंग के अंदर आपको सिग वैल्यूज मिली थी, इफ यू रिमेंबर। सो ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही हैं, दिस इज योर बीटा वैल्यूज। अब बीटा वैल्यूज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, शायद कुछ स्टूडेंट्स को याद ना हो, ये देखो पाथ कोफिशिएंट का जो टेबल है, पाथ कोफिशिएंट के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं, दीज वर योर बीटा वैल्यूज। तो देखो ई लर्निंग का अगर हम लिंक करते हैं एजुकेशन के साथ तो हमारी बीटा वैल्यू ये आ रही है बड़ी छोटी सी। इकोनॉमिक समथिंग का अगर हम चेक करते हैं एजुकेशन के साथ, हमारी बीटा वैल्यू ये है। तो जब आप यहाँ पे मेंशन कर रही होगी तो ये लेट्स से आपका हाइपोथेसिस 1 था, एजुकेशन विद जो ऊपर वाला आपका फैक्टर था उसके साथ अगर आप चेक कर रहे हो, यहाँ पे उसकी बीटा वैल्यू आ रही होगी। अब मैं आपको एडवाइस करूंगा यहाँ पे एक कॉलम और डालो जिसमें आप सिग वैल्यू भी डालोगे। सिग वैल्यू इसी तरह एग्जैक्टली इसी तरह से बीटा वैल्यूज आ रही थी, आपके अलग पिक्चर्स खींची थी दिस, तो यहाँ पे ये आपकी पी वैल्यूज है, इसको सिग वैल्यू कहते हैं। तो वहीं पे आपका एक कॉलम आ रहा है जिसमें बीटा वैल्यूज है, उसके आगे एक और कॉलम आएगा जिसमें आप पी वैल्यूज डालोगे। अब क्योंकि हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, तो जैसे देखो ये एक स्टूडेंट का है जिसमें मेजॉरिटी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहे हैं, अगर ऐसा केस है आई वुड इनकरेज यू कि जो टेस्ट हो रहे हैं उनको एज अ हाइपोथेसिस ले लो, क्योंकि लेट से आप इतने सारे हाइपोथेसिस बनाओगे जिसमें मेजॉरिटी रिजेक्ट हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपका जो इंप्रेशन है खराब होगा। इट इज बेटर जो एक्सेप्ट हो रहे हैं उनको एज हाइपोथेसिस ले लो, 2-3 इनमें से हाइपोथेसिस ले लो जो कि रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग सो मेनी हाइपोथेसिस जो सारे के सारे रिजेक्ट हो रहे हैं, इट इज बेटर कि ओनली पिक दोस जो एक्सेप्ट हो रहे हैं। इट माइट रिड्यूस योर वर्कलोड। एडिशनली आप ये देखो ये एक्सटेंडेड हाइपोथेसिस है, मीडिएटिंग है, डबल मीडिएशन है। ई लर्निंग सिस्टम्स का यूजर सेटिस्फैक्शन पर असर हो रहा है जो मीडिएट कर रहे हैं रिलेशनशिप टुवर्ड्स साइकोलॉजिकल इश्यूज एंड चैलेंजेस व्हिच डबल मीडिएट्स अ रिलेशनशिप टुवर्ड्स एजुकेशन सिस्टम। यूजुअली मीडिएटेड और डबल मीडिएटेड हाइपोथेसिस यूजुअली रिजेक्ट होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है कि वो एक्सेप्ट हो।
तो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट ने काम सही नहीं किया, इसका मतलब ये है कि इसका मॉडल इतना कॉम्प्लेक्स था जिसके बेसिस पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसके काफ़ी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं हो रहे। तो जो आपके डायरेक्ट हाइपोथेसिस होंगे, जो वन वेरिएबल बना अदर वेरिएबल है, उसको हम डालेंगे पाथ एनालिसिस के ऊपर, या डायरेक्ट हाइपोथेसिस का एक टेबल बना के हम काम करेंगे। यहाँ पे जो इफेक्ट है वो देखो डायरेक्ट हम शो कर रहे हैं कि वन वेरिएबल ऑन एन अदर। जहां हम मीडिएशन लेके आ रहे हैं वहां पे हम इनडायरेक्ट इफेक्ट शो करेंगे। देखो वन वेरिएबल का 2 पे, 2 का 3 पे, या 1 का 2 पे, 2 का 3 पे, 3 का 4 पे। तो वी कैन हैव अ सेपरेट टेबल फॉर दैट, सो इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड, इट इज इजियर टू स्टडी। तो यहाँ पे हमारे देखो यहाँ पे ये डॉट्स बने हुए, स्टेरिक्स बने हुए। स्टेरिक्स का मतलब ये होता है कि इसकी जो पी वैल्यू थी वो 0.05 से या 0.01 से कम थी। तो इन्होंने बीटा वैल्यू डाल के स्टेरिक्स से शो कर दिए कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। हम स्टेरिक्स से भी कर सकते हैं, बट आई वुड एडवाइस यू कि पी वैल्यूज डालते हो तो इट एड्स मोर फ्लेवर टू योर रिसर्च। अगर आप नीचे देखोगे, देखो ऑर्गेनाइजेशन इतना इन सब का जो 3 स्टेरिक्स मीन कि पी वैल्यू इज लेस देन 0.01, मतलब 99% सिग्निफिकेंट आए हैं सारे के सारे। इधर ही आप पी वैल्यू पे डाल दोगे, इट विल गिव यू सम मोर डिटेल्स। और अगर आपका कोई मॉडरेटिंग वेरिएबल है तो एक तीसरा आप एक यहाँ पे टेबल बना लोगे जिसमें डाल दोगे मॉडरेटिंग रिलेशनशिप या मॉडरेटिंग इफेक्ट। एंड ये जितनी बात सपोर्टेड नॉट सपोर्टेड क्या है? दोबारा बोले। ये सपोर्टेड नॉट सपोर्टेड लिखा हुआ है ना रिमार्क्स में। जी 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 जी, ये समझ नहीं आ रहा, ये कैसे पता लगेगा? आपकी सिक वैल्यू से, अगर आपकी सिक वैल्यू 0.05 से कम है तो हम बोलेंगे कि ये एक्सेप्टेड है, सपोर्टेड है। अगर 0.05 से ज्यादा है तो इट इज नॉट सपोर्टेड। ओके। अब सर हिस्टेरिक का आपने क्या बताया था? सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया। ना नॉट एट ऑल यार। स्टेरिक हम अभी नहीं डाल रहे, आप डालना चाहो डाल भी सकती हो। स्टेरिक सिंपली शोज कि आपका ये जो वैल्यूज आ रही हैं या आपका जो हाइपोथेसिस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। इफ योर वैल्यू इज लेस देन इफ योर पी वैल्यू या सिग वैल्यू इज लेस देन 0.05, यहाँ पे स्टेरिक होंगे। अगर आपकी वैल्यू 0.05 से ज्यादा होगी तो यहाँ पे स्टेरिक नहीं होते। दिस इज हाउ SPSS shows us the result। तो इन्होंने क्या किया है, पी वैल्यूज लिखी नहीं है, इन्होंने बस पी वैल्यू को इससे लिंक कर दिए कि अगर 0.05 से कम थी इन्हें स्टेरिक डाल दिए। यूजुअली 1 स्टेरिक इज, अगर आपकी 0.9 से वैल्यू कम होती है तो 1 स्टेरिक होता है, 0.05 से कम होती है 2 स्टेरिक होते हैं, 0.01 से कम होती है तो 3 स्टेरिक होते हैं। तो हमें स्टेरिक्स डालने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे बीटा वैल्यू डालोगे, एक नया कॉलम एंटर कर दोगे, वहाँ पे आप सिग वैल्यू डाल दोगे। तो बेसिकली दीस बीटा वैल्यूज दीस स्टेरिक्स आर शोइंग योर सिग वैल्यू सिग्निफिकेंस। तो सिग वैल्यू आपकी 0.01 से कम है, इधर ये शो हो रहा है, ये लिखा हुआ है देखो कि पी वैल्यू इज लेस देन 0.01। अच्छा आप एक चीज देखो कि यहाँ जी बोले, सॉरी। इस कॉलम में जो है हम वो पी वैल्यूज डाल देंगे बस। नहीं, SRW वाले ये जो कॉलम है, एक तो आप SRW की जगह बीटा लिख दो, मसला नहीं है। आप यहाँ पे बीटा वैल्यूज डालोगी जो पाथ कोएफिशिएंट में डली हुई है। फिर यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करोगे, यहाँ पे मतलब ये को 1 2 3 4, आप 5th कॉलम ऐड करोगी 6 से पहले। यहाँ पे आप बीटा वैल्यूज सिग वैल्यूज डालोगी। समझ आया या नहीं आया? तो मुझे SRW वाला बताएं दोबारा से। मैं अभी आपको बताता हूँ। SRW है जो यहाँ पे आपने बीटा वैल्यू डाल दी। ओके, समझो दिस इज बीटा। सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसको देख के? नहीं। इसके आगे हम एक और कॉलम ऐड करेंगे यहाँ पे, विच इज कॉल्ड सिग वैल्यू या पी वैल्यू। दैट्स इट। और यहाँ पे हम लोग पी वैल्यू मेंशन करेंगे। लेट्स से द पी वैल्यू इज 0.003 या 0.02। हमने ये ऐड कर दिया बस। यहाँ पे पी वैल्यू लेट्स से 0.023 और समथिंग लाइक दैट। मैं भी ज़्यादा डाल नहीं रहा हूँ क्योंकि ज़रा स्पेस का इशू आ रहा है। 2 3 यहाँ पे आ रहा है लेट्स से 0.0, कभी कभी आपको यूँ भी शो होगा, इट्स नॉट 0, इट्स 0.000 समथिंग। तो आपको इस तरह एक नया इसमें कॉलम ऐड करना है और अपनी पी वैल्यूज जो आपके हमने जब बूटस्ट्रैपिंग रन की थी उसकी आप सबने पिक्चर्स खींची हुई हैं,
वो इसमें ऐड कर दोगे। तो इफ दिस इज देखो लेस देन 0.01 तो ये हाईली सिग्निफिकेंट आ रहा है, दिस इज लेस देन 0.05 तो यहाँ पे लेट्स दो स्टेरिक्स आ रहे होंगे, हमने स्टेरिक्स पे भी फोकस वैसे नहीं करना। तो दिस इज व्हाट वन थिंग यू विल ऐड हियर इज बीटा के साथ हम लोग एक पी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। इसमें कंफ्यूजन है प्लीज लेट मी नो यार। नो सर समझ आ गया। ये करने बैठोगी ट्राई करो तो इट विल बी इजियर, अभी देखने से जरा इट्स अ बिट मोर प्रॉब्लमेटिक। तो सर मुझे एक बात ये पूछनी थी कि आपने कहा ना कि अपना बेस पेपर जो है उसी में से करो तो ज्यादा बेहतर है, जैसे आपने मुझे बताया था। तो मुझे उसमें ना कुछ बातें समझ नहीं आई थी मेथोडोलॉजी की, उसमें पता नहीं पीएलएस की ही कुछ बातें हुई थी तो समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ना आधा इसमें से लिया आधा उसमें से। बात वही है, उधर भी मेजरमेंट्स बताई हुई है, इधर भी डाटा कलेक्शन बताया हुआ है। कोई इशू नहीं, इसमें आप कर सकते हो। और फिर उसमें तो कॉपी पेस्ट की जरूरत नहीं ना, क्योंकि उसमें तो हम अपनी वर्डिंग से लिख रहे हैं कि मैंने ये यहाँ से लिया है, ये यहाँ से लिया, तो इसमें तो कॉपी पेस्टिंग और पैराफ्रेजिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। यार अगर आपने उस पेपर से कुछ कॉपी पेस्ट किया है वो आप कॉपी पेस्ट वाली फाइल में डालोगे, फिर उसको दूसरी फाइल में पैराफ्रेज करना पड़ेगा। आप जिस पेपर से भी लो आप साइड करो कुछ भी करो, मगर आपको अपने वर्ड्स में लिखना जरूरी होता है। जी ठीक है। कॉपी पेस्ट की फाइल अलग जरूर रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी गलती से कोई इंग्लिश ऊपर नीचे होने की वजह से आपके फजूल में मार्क्स कटे। ओके नहीं सर, असल में वो अलग अलग पेपर्स में से लिया हुआ है ना, और वो कुछ कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं, यानी कॉपी पेस्ट फाइन। अगर आपने कॉपी पेस्ट अगर 10 पेपर से भी किया है ना, आप वो कॉपी पेस्ट करके अपनी फाइल में रहने दो, बाद में पैराफ्रेज किसी और फाइल में करोगे आप। एक कॉपी और मैं पेस्ट वो जो मैंने अपने वर्डिंग्स में लिखे हैं फिर वो नहीं लिखूं मैं कॉपी पेस्ट वाली फाइल में। अगर आपने मतलब कि जैसे अगर मैंने ये बताया कि ये वाला जो है, मतलब कुछ कॉपी पेस्ट किया है और कुछ अपनी तरफ से मेंशन किया है, ये तो बोलिए। अगर ये जैसे कर मेरा मोटिवेशन का था, मोटिवेशन के मैंने खुद ही कुछ बनाए थे, तो वहां मैंने मेंशन कर दिया अल्लाह था की कि ये बंदी इसके खुद कुछ क्वेश्चन नहीं है। करना ना, ये तो मसला है खुद नहीं मनाने। नहीं मतलब कि वो किसी पेपर्स को देख के बनाए थे, आपने ही बताया था। देखो अब हो गया ना, हम कुछ कह नहीं सकते, बट अगर आपने किसी पेपर से देख के लिया है और अपने वर्ड्स में आपने मेंशन कर दिए हैं तो अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, आपने अपने वर्ड्स कर दिए। होपफुली ग्रामर या इंग्लिश का प्रॉब्लम ना हो। मैं नॉर्मली मैं रेकमेंड नहीं इसलिए नहीं 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 होगा। तो इशू नहीं है, मैं रेकमेंड सिर्फ इसलिए कर रहा था कि कुछ बच्चों की इंग्लिश का जरा इशू होता है, ये ना हो कि आपका जब मैं पेपर पढ़ूँ मुझे समझ ही ना आए। तो अगर आपके पास कॉपी पेस्ट वाला फाइल होगी, आई कैन चेक दैट पेपर एंड देन आई कैन चेक योर फाइल, तो मुझे थोड़ा आइडिया हो जाता है यार आप लिखना चाह क्या रहे थे, देन आई कैन वर्क ऑन द लैंग्वेज में इंग्लिश इंप्रूव कर सकता हूँ, ऐसा इशू नहीं है। तो अगर आपने जी ऐसा सर। कर लिया दैट इज फाइन, कोई इशू नहीं है, मगर जितना कॉपी पेस्ट अपने पास रख सकती है वो रखना जरूर। सही। अब डिस्कशन में जैसे मैंने आपको बताया है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो रही है, वेरिएबल 1 का वेरिएबल 2 पे हो रहा है। अच्छा एक चीज प्लीज रखना यहाँ पे, हम पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट एन इम्पैक्ट है या इम्पैक्ट नहीं है। इसीलिए मैंने आपको क्लास में कहा था कि पॉजिटिव नेगेटिव के वर्ड्स अपने हाइपोथेसिस मत डालिएगा। इधर देखो, इवन दो इट इज सिग्निफिकेंट, ओके पी वैल्यू से मतलब सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर नॉट सपोर्टेड, दिस मीन्स कि even though hypothesis significant, इनका सॉरी p वैल्यू significant थी, इन्होंने अपना hypothesis से बोला होगा कि this variable has a positive impact on this variable, but beta value shows a negative impact, जिसके बेसिस से ये hypothesis acceptable या supported नहीं है। तो हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से लेके नहीं चले, हम सिर्फ चेक कर रहे हैं भाई इम्पैक्ट है या नहीं है, इसका इस पे इम्पैक्ट है, इसका इस पे इम्पैक्ट है, इसका इस पे इम्पैक्ट है, दैट्स इट। तो हम नेगेटिव या पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से अपना हाइपोथेसिस को वर्ड नहीं कर रहे। ओके तो अब जब आप इंटरप्रेट करने लगोगे हाइपोथेसिस 1 फलाना फैक्टर का इम्पैक्ट आ रहा है फलाने फैक्टर पे, ये जो चीज है वो हमारे उसमें शो हो रहा होगा, टेबल जो पीएलएस की टेबल्स है आउटपुट में ना इस तरह रिलेशनशिप शो हो रही होती है, जैसे कि ये इसके एरो स्पेस का एरो स्पेस का एरो स्पेस का एरो ना इस तरह शो हो रही होती है। इफ यू वांट यू कैन पुट दिस एंटायर थिंग हियर, या अगर बहुत ज्यादा जंप एंड हो रहा है तो मे बी INT एरो यूजर एस, इस सब छोटा छोटा करके भी दिखा सकते हो, व्हाटएवर सेव्स टाइम फॉर यू। और ये बड़ी सिंपल बातें बेसिकली, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बात है ना बस यही रिपीट करते रहने हर हाइपोथेसिस में। ये कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, आप चाहो तो 2-3 ये देखो 2-3 ये देखो, वर्डिंग्स थोड़ी चेंज होनी है, बाकी जो जितना ये डिस्कशन
मोर और लेस चल रहे हैं वो यही बात हो रही है, एक ही बात हो रही है। H1 impact of this on this shows that there is a positive, कम positive तो बड़ी यूज नहीं कर रहे, there is a significant association between employee CSR perception and organizational citizen behavior. बीटा वैल्यू ये है, p वैल्यू ये है, that's it. ये इंटरप्रिटेशन हो गई। अब यही 2 या 3 हाइपोथेसिस की बातें हो रही हैं। अब क्योंकि आई थिंक इसके डायरेक्ट हाइपोथेसिस 5-6 हैं, फिर थोड़ा सा इन्होंने एलैबोरेट किया है, थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल आपकी लिटरेचर से लिंक किया है यहाँ पे। फिर this indicates that in the context of Pakistan, employees OB increases if they perceive their organization to be socially responsible and so on. तो जो hypothesis accept हो रहे हैं, reject हो रहे हैं, उनको थोड़ा सा फिर हम literature से justify कर रहे हैं। जो information आई है, this indicates कि ये होता है। तो ये wordings आपको अपने literature से मिलेंगी। फिर इन्होंने बाकी अब hypothesis ले आए, बाकी exactly देखो वही है। Moreover, H2 flana has an impact on flana is also accepted as it shows a positive and significant association with flana. वही value and beta value, p value, exactly वही चीज repeat. तो hypothesis सर rephrase किया हुआ ना इन्होंने एक ही। Exactly. आप हो गया। Basically एक ही जुमला है, उसको आप कभी नाक से पकड़ो, कभी कान से पकड़ो, कभी पैर से पकड़ो। Because you will have a number of hypotheses. काफी बच्चों के जो frameworks हैं, they're quite complex. तो हो सकता है उनके 15 hypotheses हो, 20 hypotheses हो, तो you need to make sure कि आप एक ही जुमले को exactly वैसे नहीं लेकर रहो, तो थोड़ा सा आगे पीछे active passive करते रहोगे, आप लिखते रहोगे, but pattern exactly यही है। And after every 3-4 hypothesis आप उसको फिर थोड़ा सा theory से justify करोगे, तो ये बातें हैं, और फलाने author ने भी देखो यहाँ पे यही बात justify की हुई है। तो you can cite things here, अपने discussion में, conclusion में references और citation दे सकते हो, कोई ऐसा problem नहीं है। Exactly वही चीजें यहाँ पे हो रही हैं। देखो, do your best. I'm not expecting कि 2 या 3 दिन में आप ये सब कुछ करोगे, जितना कर सकते हो करो। I will grade you on your performance in 2 दिन में जितना कर सकते हो। Extreme case हुआ, we will take this towards our next semester. But मैं चाह रहा हूँ कि आपका जान छूट जाए, क्योंकि अगले सेमेस्टर में आपके अलग प्रोजेक्ट्स हैं, तो अगर ये भी लेके चलेंगे, वो प्रोजेक्ट्स भी होंगे, तो काम थोड़ा इंक्रीज होएगा। तो कोशिश करो मेजॉरिटी कर लो। जी प्लीज बोले। जैसे ग्रुप में जैसे हम कर रहे हैं, आपने जैसे आप कहा था कि डिवाइड कर लो काम, तो इतना तो टाइम नहीं ना कि हम दूसरों का काम भी देखें जो वो कर रहे हैं। नहीं, आप नहीं कर सकते आप जी, तो अपना ही काम आप हम इंडिविजुअली देखेंगे ना, जो जिसने काम किया होगा। यार देखो, 2-3 बच्चियों को तो मुझे पता है सारा काम वही कर रही है, इंक्लूडिंग यू, सही है ना? तो उनका ऑब्वियसली मार्किंग है। ग्रुप वाले काम नहीं करे तो डेफिनेटली मैं उसी तरह उनकी वेटेज दूंगा। जो 2-3 बच्चियों को मैंने फिजिकली लिटरली देखे काम करते हुए, उनकी वेटेज भी कोई डिफरेंट हो डेफिनेटली। तो आप अपने तरीके से काम करो, आप शेयर करो। मैं अभी एक एक्सेल की लिस्ट भी शेयर करूँगा आप लोगों से, आपको उसको भी अपडेट करना है, उसमें अपना नाम, ग्रुप के नाम एंड एवरीथिंग। तो डोंट वरी, जो बच्चे काम करें उनको मार्क्स उस तरीके से बनेंगे। सर मैं कही थी, मैंने आपको अपना लिटरेचर दिखाना था थोड़ा सा, क्योंकि अभी भी मैंने हाइपोथेसिस जो बनाई वो मैंने आपको दिखाई थी ना लास्ट टाइम आकर, लेकिन वो डबल मीडिएटिंग वाली मैंने हाइपोथेसिस अलग अलग ही बनाई है, मतलब एक ही नहीं बन रही वो सारी। दोबारा डबल मीडिएशन वाली एक हाइपोथेसिस में नहीं आ रही, क्योंकि वो डबल मीडिएशन के अलावा वो एरो नीचे भी जा रहा है। वो ब्रेक करो, मीडिएशन आ रही है, वो आप ब्रेक कर लो। देखो, एक फ्रेमवर्क, एक कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क हो सकता है, वो आपको फिर अपने तरीके से जस्टिफाई करना है, तो उसकी आप टेंशन ना लो। मॉडल अपनी जगह है, उसकी रिलेशनशिप अपनी जगह है। मैं बस एक आखिरी चीज शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, कंक्लूजन में मैं ज्ञान नहीं हूँ, वो बेसिक थ्योरेटिकल चीजें आप उसको देख के प्लीज ट्राई टू रेप्लिकेट। मैं सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। देखो, जैसे आपका फ्रेमवर्क था, For example, if this is one of your frameworks, ये तो it's relatively different. Let's say आपका arrow यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ से फिर let's say यहाँ पे जा रहा है। It's a very complicated relationship. हो सकता है कि यहाँ पे जो relationship आ रही है वो थोड़ी सी different हो। तो maybe one variable would be A with B and B with C. One hypothesis could be B with C and C with D. तो जरूरी नहीं है कि वो पूरा एक लिंक में ही आ रहा हो, तो दैट इज कंप्लीटली फाइन, दैट इज नॉर्मल। ओके, सही। और क्योंकि हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं, अब हमारे पास एक एडवांटेज ये है, इफ वी हैव अ लॉट ऑफ हाइपोथेसिस जो कि रिजेक्ट हो रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा एफर्ट फिर उन पे ना लगाओ।
क्योंकि लेट से आप यहाँ पे देखो 6 या 8 हाइपोथेसिस बनाओ, आगे अगर रिजेक्ट ही हो रहे हैं तो इट वुड बी बेटर कि मे बी इनमें से 1-2 आपने ले लिए, फिर जो एक्सेप्ट हो रहे हैं उनके हाइपोथेसिस पे फोकस करो, डू नॉट वेस्ट टाइम देयर। ज्यादा एक्सेप्ट हो रहा है यहाँ पे सिर्फ ज्यादा 5-6 इस केस में 5-6 3-4 एक्सेप्ट हो रहे हैं, बाकी रिजेक्ट हो रहे हैं। ये एक एक्सेप्शनल पेपर है, बाकी मेजॉरिटी बच्चों के मेजॉरिटी एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो जी अब जिनके मेजॉरिटी एक्सेप्ट हो रहे हैं, 2-4 रिजेक्ट हो रहे हैं, फिर तो आप वो 2-4 रिजेक्टेड की शो करोगी। अगर आप नहीं शो करोगी फिर वो बायस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे इस एक्सेप्शनल केस है, आई वुड एडवाइस यू कि फजूल में इतने सारे हाइपोथेसिस ना बनाओ। इस बच्ची के 2-4 एक्सेप्ट हो रहे हैं तो 2-4 के साथ 2-4 और रिजेक्टिंग वाले डाल दो। दैट्स इट, हमारी अभी क्लास खत्म होने वाली है। आई वुड एडवाइस यू काम स्टार्ट करो, फिर प्रॉब्लम होगी वी कैन हैव अनदर सेशन। तो आज प्लीज सर फिर जी बोले। इंटरप्रिटेशन में भी बस इतने ही शो करें कि जितने हमने आपने कहा कि जो रिजेक्ट हो रहे रेड वाले इनको नहीं दिखाओ, और इस जो बच्चे का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जिसके मेजॉरिटी रिजेक्ट हो रहे हैं। अगर किसी के 2-4